है तो दूसरे अफराद को चाहिए कि वो उसके साथ मोहब्बत का रिश्ता कायम करें। ग्रोसरी करने के लिए मैं खुद जाती थी, मैं घर में सामान लेकर आना, काटना, बनाना, हर चीज़ मैं खुद करी थी। मैंने अपने पास कोई मेड नहीं रखी, कोई हेल्पर नहीं रखा, इवन कि मैंने किसी को हेल्प के लिए अपने पास नहीं बुलाया कि ये ना हो कि ज़रा सी बेहतियाती की वजह से मैं इन्फेक्टेड हो जाऊँ और मैं इस जिम्मेदारी को निभा ना सकूँ। कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, हमें एहतियात का दामन छोड़ना नहीं है। कोविड हो, फ्लड्स हों, बारिशें हों, तूफ़ान हों, फ़र्द को फ़र्द के साथ मोहब्बत करनी चाहिए। यूँ हम हुकूमत के साथ मिलकर कॉम्प्लीमेंट करेंगे, सप्लीमेंट करेंगे इस पूरे इस पैकेज को और इस मुआशी और समाजी बेहतरी के अमल को। लाहौर से बहुत से ऐसे एरियाज़ थे जो काफ़ी दूर दूर थे, मैं वहाँ तक खाना भिजवाती रही हूँ। मैंने उसके लिए राइडर्स हायर किए थे, वो लोग हायर किए थे जिनकी पेंडेमिक्स में जॉब्स चली गई थी, तो मुझे था कि मैं उनके को भी किसी तरह से हेल्प आउट कर सकूँ किसी भी ऐसे हालात में, या चाहे वो ज़मीनी आफात हों, आसमानी आफात हों, कोई भी ऐसी सूरत जब है आपको लगता है कि दूसरों को आपकी ज़रूरत है, तो घर में डेली बेसिस पे खाना बनता तो है। तो अगर हम इसी तरह से 2 डब्बे या 3 से 4 डब्बे एक्स्ट्रा बनाकर लोगों को भेजना शुरू कर दें, उनकी मदद करना शुरू कर दें, तो मुझे लगता है कि कतरे कतरे से दरिया बनता है और हम बहुत से लोगों के काम आ सकते हैं। मेरा नाम औश फातिमा है और मैंने ये इनिशिएटिव किया था कोविड के दिनों में कि जो भी कोविड इन्फेक्टेड फैमिलीज़ हैं, मैं डेली बेसिस पे जो है उनके लिए खाना बनाकर भेजूंगी। मैंने 25 फैमिलीज़ का सोचा था कि मैं 25 से 30 फैमिलीज़ के लिए खाना बना सकती हूँ, लेकिन डे 1 ही जो मुझे लोगों ने कॉन्टैक्ट किया वो 35+ लोग थे, क्योंकि मैंने लाहौर का कोई रेडियस मैंशन नहीं किया था। अब तक जो है तकरीबन मैं 15,000 के करीब जो है मील्स अपने हाथों से बनाकर जो है लोगों को भिजवा चुकी हूँ। और इस खाने को जो है मैं चैरिटी फूड नहीं कहती, कि वो खाना है जो मैं ऐसे बनाती हूँ जैसे आप अपने किसी प्यारे के लिए बनाते हैं। हर चीज़ मैं खुद करी थी, मैंने अपने पास कोई मेड नहीं रखी कि ये ना हो कि ज़रा सी बेहतियाती की वजह से मैं इन्फेक्टेड हो जाऊँ और मैं इस जिम्मेदारी को निभा ना सकूँ। तेरी लाहौर से स्टार्ट किया था, इसके अलावा मैं शादरा में खाना भिजवाती रही, पत्तोकी में खाना जाता रहा, कसूर में खाना जाता रहा। मैंने उसके लिए राइडर्स हायर किए थे, वो लोग हायर किए थे जिनकी पेंडेमिक्स में जॉब्स चली गई थी। घर में डेली बेसिस पे खाना बनता तो है, तो अगर हम इसी तरह से 2 डब्बे या 3 से 4 डब्बे एक्स्ट्रा बनाकर लोगों को भेजना शुरू कर दें, उनकी मदद करना शुरू कर दें, तो मुझे लगता है कि कतरे कतरे से दरिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड के साथ मैं हूं ईद मोहम्मद। तो नाजरीन, हम अपने प्रोग्राम में बात करते हैं नेशनल इश्यूज पर, इंटरनेशनल इश्यूज पर और मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर हम तफसीली गुफ्तगू करते हैं। तो हमारा साथ देते हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्जियाकार। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे पीडीएम की जानिब के हवाले से कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से शहर लाहौर में 13 दिसंबर को जलसा होने के लिए जा रहा है। देखना यह है कि यहां पर तैयारियां अपने अरूज पर हैं और अपोजिशन की जानिब से जलसा होगा, हर हाल में होगा इस हवाले से। लेकिन हुकूमत की जानिब से हुकूमत ने इजाजत ना देने का फैसला कर लिया है। अगर हुकूमत की जानिब से इजाजत नहीं दी जाती तो अपोजिशन पार्टीज का क्या लाया अमल होगा। इससे कबल पीडीएम की जानिब से यह फैसला किया गया था वो इस्तीफे देंगे। तो आज इसी हवाले से आज ये फैसला हो जाएगा कि पीडीएम क्या फैसला करती है। पीडीएम के जो शामिल 11 सियासी जमातें हैं उनका मुश्तरका लाया अमल क्या होगा, लेकिन कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। और दूसरी जानिब कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल की वजह से अवाम परेशान है। लेकिन अब आज के प्रोग्राम में हम इसी पर हम बात करेंगे, पीडीएम के जलसे जुलूसों के हवाले से बात करेंगे, कोरोना की वजह से मौजूदा मुल्क की सूरत हाल पर हम बात करेंगे और इस्तीफों के हवाले से हम बात करेंगे। पीडीएम के मुश्तरका इजलास में अगर फैसला कर लिया जाता है कि इस्तीफे दिए जाएंगे, इस्तीफे देने के बाद उनके इस्तीफे मंजूर होते हैं या नहीं, अब जमहूरियत को खतरा लाहक है या नहीं, तो हुकूमत का ये निज़ाम किस तरीके से चलेगा, क्या इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। तो नाज़रीन, आज के हमारे पैनल में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्जियाकार मलिक आफ्ताब साहब हमारे पैनल में मौजूद हैं। इसके साथ हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे आरिफ भट्ट साहब, और तीसरे हमारे साथ मेहमान हैं सीनियर
एनालिस्ट और बड़ी वुसअत रखते हैं खासतौर पर मुल्की हालात के हवाले से और इंटरनेशनल मामलात के हवाले से। ज़ैन खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। तो नाज़रीन, गुफ्तगू सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मलिक आफ्ताब साहब से। मलिक आफ्ताब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। सबसे पहले पीडीएम के जलसों के हवाले से हम बात करते हैं। पीडीएम का आज अहम इजलास हो रहा है और जितनी भी ये क़यादत है, आला क़यादत है 11 सियासी जमातों की, ये फैसला करेगी कि इनका लाया अमल क्या होगा, इस्तीफों का रास्ता इख्तियार किया जाएगा या नहीं, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए प्यारे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत अच्छा और बड़ा हसास मामला है आजकल पाकिस्तान की सियासत में। ये जो गर्मा गर्मी है ये इसी हवाले से है कि जो 11 रुकनी जो इत्तेहाद है पीडीएम, वो पै दर पै जलसे कर रहा है और एक से बढ़कर एक जलसा कामयाब हो रहा है। लेकिन सबकी नज़रें लाहौर के जलसे पर है कि लाहौर का जलसा कितना बड़ा होगा और इसके क्या असरात मरतब होंगे और इस जलसे के बाद पीडीएम की क्या हिकमत अमली होगी, ये चीज़ों का तय होना बाकी है, जो कि 13 दिसंबर को इंशाल्लाह ये चीज़ सामने आ जाएगी। लेकिन सरेदस्त ये जो सूरत वाज़ेह होती नज़र आ रही है वो ये है कि पीडीएम की आज सरबराही इजलास भी हो रहा है जिसमें बहुत सारे उन्होंने फैसले करने हैं। गालिब इम्कान यही है कि पीडीएम के आज सरबराही इजलास में इस्तीफ़ों के बारे में फ़ैसला कर लिया जाएगा। जैसे कि इसकी कुछ मरीम नवाज़ ने इसकी निशानदेही पहले भी कर दी है कि मैं ये चाहती हूँ कि इस्तीफ़े हो जाए। इस्तीफ़ों में अगर कोई सबसे बड़ी रुकावट है तो वो पीपल्स पार्टी थी, क्योंकि पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है और वो हुकूमत छोड़कर मैदान में निकलना उनके लिए काफ़ी दुश्वार है। हुकूमत की वजह से काफ़ी सारी उनको आसाइशें मुयसर है, सहूलतें मुयसर है, उनको पकड़ दकड़ का ख़तरा नहीं है। लेकिन अगर वो सिंध असम्बली ख़त्म कर देते हैं या इस्तीफ़ा दे देते हैं तो उनको भी काफ़ी सारी मुश्किलात दरपेश आएंगी, जैसे कि पंजाब में PMLN को है। तो उनका ये इस्तीफ़ों के बारे में हिचकिचाहट बदस्तूर कायम थी जी। लेकिन वाकफान हाल ने ये बताया कि कुछ दिन पहले मियां नवाज शरीफ की और जरदारी साहब की फ़ोन पर तकरीबन 25-30 मिनट बात हुई है और उस बात में जरदारी साहब ने ये इत्तफाक कर लिया है कि इस्तीफ़े हम दे देंगे। तो गालिब इम्कान यही है कि सारी जमातें इस्तीफ़े दे देंगी। अब ये जो है 13 दिसंबर के जलसे के बाद जो अगला लाया अमल है वो होगा पीडीएम की जमातों का कि वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करें। लॉन्ग मार्च की जो स्ट्रेटेजी है वो ज़राए से पता चला है कि ये पीडीएम की जो जमातें ये 2 जगह लॉन्ग मार्च करेंगी। एक लॉन्ग मार्च होगा फैज़ाबाद चौक में और दूसरा होगा डी चौक में। तो यहाँ दोनों जमातें ये लॉन्ग मार्च यहाँ धरना देंगी और धरने में ये है कि अगर 3-4 लाख आदमी इस धरने में इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर गालिब इम्कान ये है कि जो फौज जी जी मलिक साहब, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला तो जारी रहेगा। तो आरिफ भट्ट साहब सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। जी मोहम्मद आरिफ भट्ट साहब, आपने गुफ्तगू सुनी मलिक आफ्ताब साहब की। मलिक आफ्ताब साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी की सबसे ये तहफ़्फ़ुज़ात है कि वो इस्तीफे नहीं देंगी, लेकिन आज ये फैसला हो जाएगा। आप क्या समझते हैं कि अगर इस्तीफे के लिए पीपल्स पार्टी रजामंद हो जाती है, क्या सिंध असम्बली में भी इस्तीफे दिए जाएंगे या कि सिर्फ कौमी असम्बली में इस्तीफे दिए जाएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया जी जी और आपकी तमाम टीम का, मैनेजमेंट का, जो कैमरे मैनेजर सबका और मेरे इसमें 2 बैठे हैं, मतलब आफा साहब का और ज़ैन साहब को। मैं सर आपकी जो समस्या की गुफ्तगू हो रहा था जी, मैं तो बात आपको रखना चाहता हूँ दोस्तों, मेरे को बात करते हैं जलसों की कि बड़े बड़े जलसों की हम अगर बात करें तो 70 की दहाई में हमने बड़े बड़े जलसे देखे। जब यहाँ पर पार्लिमानी निज़ाम आया था ऐसा लगता था जैसे हर शख्स को रोटी, कपड़ा और मकान मिल जाएगा। हेलो हेलो जी जी आरिफ साहब बात कीजिएगा। जी 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 जी, हमने देखा 70 की दहाई में जब यहाँ पर पार्लिमानी निज़ाम आया था तो बड़े जलसे हुए और तमाम आवाम को इकट्ठा किया गया इस बात पे कि आपको रोटी मिलेगी, कपड़ा मिलेगा, मकान मिलेगा। जी, हमने देखा के जलसों के बाद जब हुकूमत पब्लिक सरकार आई थी तो रवान के पते में क्या उसके हिस्से में क्या आया, हमने देखा उन्होंने आयत बनाया 15 मिनट मैच लिखे जिनका चीज नहीं। लेकिन बड़ा जबरदस्त हमने देखा जब जनरल के वोट में उनको सियासत में बहुत सा बेइज्जती होता जी बहुत बड़ा हुकूमत था, बहुत जैसा था। जी जी अब हमें साथी मिलते बात की आप हमें साथी मिल कर देंगी, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। उसके बाद हमने देखा 2
वजाहत खास में जी जहाँ पर हाँ जी, चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के हवाले से, उनकी जजेस की बहाली के हवाले से आप बिल्कुल कौन की जारी समझ आती है कि ये हमारे मुखिया हैं, ये हमारे मुखिया जो अब इनको अपनी नदानियों का एहसास हो चुका है, लिहाजा अब ये शायद कौम को इकट्ठा कर कर उनको हुकूक की खुशखबरी देने वाले हैं। फिर हमने 2011 में भी देखा 30 जो अक्टूबर को पीटीआई ने जलसा किया था लाहौर में। हेलो जी जी, जो पीटीआई ने लाहौर में जलसा किया था, वहां पर भी वॉकिंग जो पर्सनैलिटीज जो फैमिली थी वो गई उस जलसे में जी। लेकिन खुदा ना खास्ता, मैं मेरे मुंह में खाक, ये हमारे जो यहाँ पर जो वसाइल पे काबिज़ीन अफराद हैं, उन्होंने इस कौम को कुछ भी नहीं दिया। आज भी अगर ये बात ऐसा हो भी जाता है ईद भाई, बहुत बड़ा जलसा कर लेते हैं, अगर ये उसमें कामयाब हो जाएंगे, यकीनन इन कौम को ये ले आएंगे किसी न किसी तरीके से, वो तमाम वजारादार जिनके यहाँ पर स्टेक लगे हुए हैं, जो इस सियासत में, इस सियासत के हिस्सेदार हैं, वो लेकर आ भी जाते हैं। मुझे बताएं इससे अवाम को क्या मिलेगा, कौम को क्या मिलेगा? अवाम के क्या नसीब खुल जाएंगे? क्या उन अफराद को जिनके उन्होंने यहाँ पर 40 साल हुकूमत की है, उनको इस बात का एहसास हो चुका है कि हमने इस कौम के साथ ज्यादतियां की हैं और इस कौम को हुकूक से महरूम रखा है, लिहाजा हमने अब इस बात का फैसला कर लिया कि कौम को हुकूक देने की खुशखबरी देनी है? अगर उन्होंने ऐसा फैसला कर लिया तो बात करते हैं। इस वक्त ज़हर खान साहब हमारे साथ मौजूद है। ज़हर खान साहब, आरिफ भट्ट साहब की तो आपने गुफ्तगू सुनी है। आरिफ भट्ट साहब का कहना है कि अगर ये जलसा कामयाब भी हो जाता है, लेकिन उससे आवाम को क्या मिलेगा, आवाम को रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इनके जाती मुफाद है या आवाम के मुफाद के लिए निकले? इमाम साहब, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, प्रैक्टिकल पहलू होता है, इखलाकी पहलू होता है। प्रैक्टिकली हम एक जमहूरियत में रहते हैं और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में एवरीबडी हैज़ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है? तो ये जो धरने हो रहे हैं, जो लॉन्ग मार्चेस हो रहे हैं, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये एक जमहूरी हक है ऑपोजिशन का, वो कभी भी कर सकते हैं और किसी भी मीनिंगफुल गोल के लिए वो ये काम कर सकते हैं, मगर एक इखलाकी पहलू है। इस वक्त आप देखें कि दुनिया, आधी से ज़्यादा दुनिया लॉकडाउन में है, क्योंकि एक कोविड-19 का पेंडेमिक जो इंसानियत ने हिस्टोरिकली कभी नहीं देखा, इससे पहले एक नया वायरस आया है, वो हमारे इस वक्त ह्यूमैनिटी के लिए। कोविड पर तो हम बात करेंगे, हम पीडीएफ के जलसे के हवाले से जी, इसी के साथ मैं उसको जोड़ रहा हूं कि आप ये देखें कि दुनिया इस वक्त आधी से ज्यादा लॉकडाउन में है, तो इखलाकी तौर पे ऑपोजिशन का ये काम नहीं बनता कि एटलीस्ट जब तक वैक्सीन नहीं आती और या इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट या हल नहीं होता ग्लोबली, क्योंकि पूरी दुनिया, आधे से ज्यादा दुनिया लॉकडाउन में है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां पे पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है और लोग धरने और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विच इज आयरॉनिक। मेरा पर्सनल राय ये है कि एक जमहूरी मुल्क में उनका ये राइट है, मगर उनको 6 महीने 1 साल या जब तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं आता कोविड-19 का, कोरोना वायरस का, धरने मनसूख हो जाने चाहिए, उनको हमें आगे लेके जाना चाहिए जब तक एटलीस्ट इसका सोल्यूशन नहीं आता। मेरी राय है, मैं इसके ऊपर यही कमेंट करना चाहता हूं। जी, मैं तो मलिक आफ्ताब साहब, अब बात हो रही है आज के फैसले, अगर ये फैसला हो जाता है इसके हवाले से, इस्तीफों के हवाले से कि हमने इस्तीफे देने हैं, तो जिस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से जो इस्तीफे पेश कर दिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा बता दूं, अफजल खोखर साहब NA 136 लाहौर से मुंतखब हुए थे, इसके साथ सैफुल मलूक खोखर 165 PP से, इसके साथ सरगोदा से जो इलेक्ट हुए थे इफ्तिखार हुसैन 184 से, और इसी तरह हामिद हमीद NA 90 सरगोदा से ये मुंतखब हुए थे। इन्होंने अपने इस्तीफे पेश कर दिए हैं। तो ये बारिश का इनकी जाने से पहला कतरा है। इन्होंने ये जो दरखास्त जमा करवाई, जो रेजिग्नेशन पेश किया है, उसमें कहना ये कि हमने जो इस्तीफे दिए कि हुकूमत की नाअहली की वजह से अवाम को जो रिलीफ मिलना चाहिए था, जो तब्दीली सरकार की जानिब से दावे किए गए थे, वो उनको रिलीफ नहीं मिला। इस बिना पर इन्होंने इस्तीफे पेश किए। देखें, बात यह है कि ये जो इस्तीफे हैं ना जी, इस्तीफों का जब तक इज्तिमाई इस्तीफे ना दिए जाएं, इस वक्त तक इन जो इनफरादी इस्तीफे इनका कोई तल्लक नहीं है। जी, मेरे मालूमात के मुताबिक इन्होंने इस्तीफे अपनी लीडरशिप को पेश किए होंगे, असेंबली में नहीं किए होंगे। जी जी, अगर असेंबली में ये इस्तीफे असेंबली में पेश किए हैं तो उसकी तो फौरी तौर पर वो एक्सेप्टेंस हो सकती है, उसका जो है बाई इलेक्शन अनाउंस हो सकता है। ये मेरा ख्याल है इस्तीफे उन्होंने अपनी लीडरशिप को पेश किए कि आप जब चाहें इसको पेश कर दें। जी जी। दूसरी बात यह है कि बात चल रही थी कि इसका होगा क्या, जी, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। ये लॉन्ग मार्च होता है,
अगर 3-4 लाख बंदे इस्लामाबाद में इकट्ठे हो जाते हैं जी, और अल्टीमेटली गवर्नमेंट को उनको रोकने के लिए 145 के तक फौज को बुलाना जी। पड़ेगा, क्योंकि दूसरी जो एजेंसीज हैं वो कंट्रोल नहीं कर सकती। जी। और फौज ने आज तक अवाम पर ना कभी गोली चलाई है, ना चलाएगी, और ना कभी ऐसा मुमकिन है। जी, अल्टीमेटली फौज को एक रास्ता मिलेगा गवर्नमेंट को कहने के भाई बात यह है कि आप या तो इनके साथ डायलॉग करें या आप इस्तीफा दे के ना फारग हो जाए। अगर ये नहीं होता तो फिर उसके बाद इस्तीफों का फैसला इनको करना होगा और फिर इस्तीफे दिए जाएंगे। और इस्तीफे अगर दे दिए सूबाई असेंबलियों से, कौमी असेंबलियों से, तो ये एक इलेक्टोरल कॉलेज जो है ना, ये चूंकि ब्रेक हो जाएगा, तो इसका अल्टीमेटली ये है कि जनरल इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। क्योंकि जब एक 48 से 49% असेंबली मुस्तफी हो जाए तो उसके बाई इलेक्शन कभी नहीं हो सकते। जी। अच्छा, इसी पर हम बात करते हैं। आरिफ भट्ट साहब, आपने मलिक आफ्ताब साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, इनका कहने कि इनफरादी अगर इस्तीफे दिए जाते हैं उनकी अहमियत नहीं होती, लेकिन अगर इज्तिमाई इस्तीफे दिए जाए तो इसकी अहमियत होगी। और जिसका भी जिक्र किया कि अगर इज्तिमाई इस्तीफे देते हैं तो फिर ये जनरल इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं। देखें जी, एक मकाफाते अमल है ईद भाई जी, कल को जब ये लॉन्ग मार्च होते थे, जब जी। धरने होते थे, जब जलसे जुलूस होते थे, जी। तो उसको ये जो अफराद आज करने के लिए जा रहे हैं उसको ये कहते थे कि पार्लियामेंट में आए, जी, पार्लियामेंट में आकर इसका सोल्यूशन ढूंढे, एक जमहूरी रास्ता ढूंढे। ये एजुकेशन जो है ये जी। किसी तीसरी कुव्वत को लेकर आएगा। आज वही अफराद जो है उसके लिए सरगर्म है, जलसों के लिए भी मैं बताना चाह रहा था मकाफाते अमल कह सकते हैं आप। जी, जी। दूसरी बात यह है कि ये जो इस्तीफों की बात करते हैं तो पहले भी हमने इज्तिमाई इस्तीफे देखे थे। जब 2014 में धरना हुआ था तो इज्तिमाई इस्तीफे दिए गए थे। फिर क्या हुआ, वो तो जो स्पीकर कौमी असेंबली को दिए गए थे वो मंजूरी नहीं हुए, वो मराहत लेते रहे, तनख्वाह लेते रहे, बाद में इस्तीफे आरिफ भट्ट रद्द हो साहब, गए। यहाँ पर ये बताइएगा, उस वक्त के स्पीकर अयाज सादिक साहब ने इस्तीफे उनके मंजूर नहीं किए थे, आप क्या समझते, उनका वो फैसला दुरुस्त था या नहीं, उनको इस्तीफे कबूल करने चाहिए थे या नहीं? देखिए, इसमें तो ईमान को माइनस करते हैं, बाकी तमाम जितने भी अपराध हैं वो तमाम इस सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं। ये सिर्फ एक दूसरे को दिखावे के लिए ऐसा करने के लिए जा रहे हैं। इनके वसाइल के ऊपर कब्जा है, अवाम वहशी तौर पर इनके ऊपर ये हुक्मरानी करने वाले हैं, अवाम तो गुलाम, इनको ये गुलाम चाहिए। ये एक जो दूसरे जो पहले तो ये सुन लेना, ये इस्तीफे क्यों देंगे? क्या ये अवाम के इतने हमदर्द हैं जो यहाँ पर करोड़ों रुपए लगाकर आए हुए हैं, जिन्होंने आप समझते कि ये इस्तीफे नहीं देंगे को निकाला है, वो क्या इस्तीफे देने के लिए आए हुए हैं? आरिफ साहब, आप बकौल आपके इसका मतलब कि आप इस्तीफे नहीं देंगे, वो आपका मतलब ये है कि ये इस्तीफे नहीं देंगे? नहीं, वो अगर उनको पता हो ना ये कबूल हो जाने तो कभी नहीं देंगे। अगर उनको पता, उनको ये रस्ते का पता है कि ये इस्तीफे एक दिखावा है, मैंने अपनी एप्रिसिएशन के लिए ये कौम को दिखाना है कि जनाब मैं आपके लिए बड़ा हमदर्द हूँ, ये इस्तीफे को छोड़ें। ये अपनी फैक्ट्री में किसी मजदूर को हक देने के लिए तैयार नहीं है। जी, मुझे देखिए, कौन रोकता है उनको हक देने के लिए? आज अगर ये मजदूर को हक देना शुरू कर दें, कौन सी ताकत है जो उनको रोकती है? कौन सी ताकत है जो उनको सच बोलने से रोकती है? ज़ैन खान साहब, आपने जो ये चीज कर सकते हैं वो ये करना नहीं चाहते। तो ये सिर्फ खेल जो है ये इक़्तिदार पाने का खेल है। ये तमाम के तमाम जो इस सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं, अवाम की आंखों में मिर्चें ढूंढ रहे हैं। ये बात मान लें, मतलब किसी ना किसी तरीके से वो अवाम को मुआशी ज़ैन साहब, आरिफ भट्ट साहब की गुफ्तगू सुनिए। आरिफ भट्ट साहब का ये कहना है कि ये जो इस्तीफों का दावा किया जा रहा है, इस्तीफे दे रहे हैं, तो इस्तीफे सिर्फ महज दिखावा ही होंगे। तो आप क्या आरिफ भट्ट साहब की गुफ्तगू से इत्तेफाक करते हैं? वो तो अभी देखना पड़ेगा ना कि वो इस्तीफे दे रहे हैं कि नहीं, मगर मलिक साहब की एक बात से मैं एग्री करता हूँ कि दो ही इसके ऑप्शंस पर रह जाएंगे। या तो बाय इलेक्शन होंगे, तो या जो उनके अपने जो हल्के हैं उन्हीं के अंदर इलेक्शन होंगे, तो या जनरल इलेक्शन होंगे। इस दो ऑप्शंस के अलावा कोई तीसरा ऑप्शन आता नहीं है अगर ये इस्तीफों तक बात पहुंचती है। और मेरा ख्याल है कि अपोजिशन मेरे राय के मुताबिक अगर इस्तीफे देती है तो ये मेरी अपनी राय है कि मेरा ख्याल है कि एक पोजीशन ऑफ वीकनेस पे नहीं आ जाएगी, कमजोरी के एक वो साइड पे नहीं आ जाएगी अगर ये देते हैं। तो ये देखें ना, एक मलिक साहब, बाई इलेक्शन और जनरल इलेक्शन, और बाई इलेक्शन किस सूरत में हो सकते हैं, जनरल इलेक्शन किस सूरत में हो सकते हैं? जब पीटीए ने इस्तीफे दिए थे वो सिर्फ 35 लोग थे जिन्होंने जी जी 35 लोगों के बाई इलेक्शन भी हो सकते हैं। जब एक 50% असेंबली खत्म हो जाए उसके बाई इलेक्शन कभी भी नहीं होता, वो जनरल इलेक्शन ही होते हैं फिर। अच्छा, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद में जब लोग असेंबली, एक आधा मुल्क ही एक इलेक्शन में चला जाए तो पीछे रह के गए। और इलेक्शन का कोई थोड़ा खर्चा नहीं है, एक बहुत बड़ा खर्चा, अरबों रुपए का खर्चा है इलेक्शन कराने का। जी, तो ये अफोर्डेबल ही नहीं है
कि एक दफा बाई इलेक्शन कराया तो फिर वही सिलसिला चलता रहे, अच्छा जीत क्या लेते हैं फिर इस्तीफे देते हैं, फिर क्या करेंगे? तो ये इसका हल बात यही है कि जनरल इलेक्शन की तरफ ही जाया जाएगा। जी जैन साहब। हाँ, मेरा ख्याल है ईद भाई, इखलाकी तौर पे तो फिर बाई इलेक्शंस वो जनरल इलेक्शंस की तरफ जाना पड़ेगा, मगर अगर हम देखें तो हुकूमत कुछ भी कर सकती है, वो उनके हलकों में भी इलेक्शन करा सकती है। तो लेट्स सी कि हुकूमत का लाएमल क्या होगा अगर इस्तीफों तक बात पहुंचती है। जी लाएमल क्या? जी जी बताइए। बात बताता हूँ, इनका अपोजिशन का मुतालबा ये कि जनरल इलेक्शन, वरना इनको हुकूमत की भी पेशकश हो चुकी है कि आप आए फेडरल में भी हुकूमत बना लें और सूबाई में बना लें। जी जी, ये इनको बारह ही नहीं खाता, कहते हैं हम हुकूमत लेना नहीं चाहते, इतनी थिन हुकूमत हम क्या करेंगे लेकर, हमारा इमरान खान वालों का हम जनरल इलेक्शन की तरफ जाएंगे, 2/3 मेजॉरिटी देंगे और पूरी भरपूर तरीके से हुकूमत करेंगे। बिल्कुल, इस तरफ भी हम बात करेंगे। नाज़रीन यहाँ पर वक्त ब्रेक का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। तो ब्रेक के बाद नाज़रीन पीडीएम के जलसे के हवाले से भी हम बात करेंगे कि क्या दिसंबर में लाहौर में जलसा होगा या नहीं, हुकूमत इजाजत देती है या नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे। खासतौर पर नैब की जानिब से गिरफ्तारियों के हवाले से भी हम बात करेंगे, गिरफ्तारियां होंगी या नहीं। तो जलसे जुलूसों के हवाले से लाहौर के जितने भी एमपीएस हैं या एमएनएस हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयां होंगी या नहीं, क्या होगा, तो इस पर हम ब्रेक के बाद बात करते हैं। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। तो मैं पैनल का दोबारा इंट्रोडक्शन करवा दूं तो मलिक आफ्ताब साहब सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। इनके साथ तशरीफ रखते हैं ज़ैन खान साहब, सीनियर एनालिस्ट, और इसके साथ टेलीफोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आरिफ भट्ट साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार। इन्हीं से सबसे पहले मैं बात करता हूँ आरिफ भट्ट साहब से। आरिफ भट्ट साहब, आप क्या समझते हैं कि पीडीएम का जो जलसा होने के लिए जा रहा है, हुकूमत को इजाजत देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? और दूसरी बात यह कि कोरोना वायरस की वजह से जिस तरीके से बिगड़ती हुई सूरत हाल है, उस हवाले से हुकूमत की जानिब से, महकमा सेहत की जानिब से बार-बार करवाया जा रहा है कि एसओपीज को फॉलो किया जाए, लेकिन अपोजिशन की जानिब से इन चीजों को फॉलो ही नहीं किया जा रहा है। पहले इधर मैं सिर्फ एक बात का मलिक साहब ने की थी, जी जी, बाद आपके स्वागत के साथ जाऊंगा। मलिक साहब ने कहा था कि अक्सरियत यहाँ पर इस्तीफे दे दे तो इलेक्शन हो जाएगा। जी जी, तो जो आइन स्पेशलिस्ट जो माहिरीन है वही बता सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ अगर इनके पास अक्सरियत है तो इनको इस्तीफे देने की बजाय अदम एतमाद क्यों ना लेकर आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, अदम एतमाद के जरिए भी तो वज़ीर आज़म को घर भेजा जा सकता है ना जी। तो यहाँ पर अदम एतमाद लेकर आ जाए, इनको ये अदम एतमाद लेकर आएंगे तो पीटीए की बहुत सारी ऐसी जो अक्सरियत है, जो खामोश है, जो इस सिस्टम की बेनिफिशियरी है, वो हो सकता है इनका साथ दे दे जी। इसलिए हम आपकी उस बात की तरफ आ जाते हैं कि इनको इजाजत मिलनी चाहिए कि ना मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिल जानी चाहिए, इनको मिल जानी है। हमने मुल्तान में क्या देखा, मुल्तान में यही देखा कि लास्ट मोमेंट में आके पीडीएम को जलसे की इजाजत दे दी गई। पहले उनको हीरो बनाया गया कि नहीं जी यहाँ पर जलसा नहीं होगा, उनके लिए यहाँ पर लोगों ने रैलियां निकाली, एफआईआर हुई, लोगों को पकड़ा गया, सियासी लोगों को पकड़ा गया। फिर लास्ट मोमेंट में क्या हुआ, जलसा हो गया। इसलिए हुकूमत को इस बारे बड़ी संजीदगी से गौर करना चाहिए कि उनको फिर दोबारा उसी सिचुएशन में ना, जलसा तो हर हालत में होना है, उन्होंने करना ही है, चले वो कर लेने दें। जलसे से क्या हो जाना, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आपने बात की है कोरोना के हवाले से, हुकूमत अपना काम तो कर रही है, मैंने तलीमी इदारे बंद करवा दिए। हुकूमत आज भी जो बाजारों में, मोहल्लों में वो जो बेचारे छोटे छोटे से दुकानदार है, उनके ऊपर अपनी पूरी मशीनरी। आरिफ भट्ट साहब, मैं यहाँ पर कंसेंसस थोड़े से बता दूं, आरिफ भट्ट साहब हमारे साथ रही, मैं कंसेंसस बता दूं, गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 89
89 अफराद इंतकाल कर गए हैं कोविड-19 की वजह से, और हलाकतों की तादाद 8,487 हो चुकी है। जो नए केसेस जो रिपोर्ट में 2,885 केसेस रिपोर्ट्स हुए हैं। इस तरह जो सेहत याब जो पेशेंट्स हुए हैं वो 13,932 गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सेहत याब हुए हैं। तो इस कोरोना के हमलों में जो दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, उसकी एवरेज ये है कि 8.58%, ये कंसेंसस है गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान के। देखिए, कोरोना के साथ हुकूमत और अपोजिशन ने मुज़ाकरा कर ली है, वो जलसों में नहीं आएगा जी, ये मेहले उन्होंने उनके साथ मुज़ाकरा कर लिए। कोरोना से मार्केट में आएगा, तलीमी इदारों में आएगा, दुकानों में आएगा, घरों में आएगा। उसके लिए जहाँ पर उनका जोर चलता है उसको तो वो स्टेट मशीनरी में ला रहे हैं, इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। वहाँ पर मेहले हुकूमत ने भी और अपोजिशन ने भी दोनों ने मिलकर कोरोना के साथ किसी स्पेशल जगह पे खुफिया मुज़ाकरा कर दिए हैं कि आपके जलसों में नहीं आना। तो शायद वो हो सकता है वो इनकी बात को मान ले। सबसे बड़ा कोरोना तो ये सियासतदान है इस मुल्क के लिए, जो वबा की तरह चमड़े हुए इन लोगों को। आरिफ भट्ट साहब, कल जो मरियम नवाज साहबा ने लाहौर में अवामी राब्ता मुहिम का आगाज किया है, 13 दिसंबर जलसे से कबल शहर लाहौर में मुख्तलिफ मुकामात पर उन्होंने खिताब किया है। तो ये सिर्फ PDM से हटकर इन्होंने मरियम नवाज साहबा ने ये रैलियां निकाली हैं। देखें, जितने भी यहाँ पार्टी हमारे मोहतरम PDM में हजरात है ना, ये सारे अपने जाती एजेंडे पे हैं। एजेंडे से मुराद ये है कि सबका अपना अपना स्लोगन है। मुझे ये अगर आज इतना ही एजुकेशन का शौक है तो सिंध हुकूमत रिजाइन क्यों नहीं करती? वहाँ पर जो हमारे पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है वहाँ पर ये रिजाइन करके क्यों सामने नहीं आते? ये ऐसा मुमकिन ही नहीं है। हर बंदे का अपना अपना एजेंडा है। ये एक दूसरे को बाईपास करना चाहते हैं, एक दूसरे की गर्दन के ऊपर खड़े होकर अपने कद को बड़ा करना चाहते हैं। यहाँ पर भी ये आपस में सिंसियर नहीं है। कौन के साथ क्या सिंसियर होंगे? अच्छा आरिफ भट्ट साहब, ये आपस में सिंसियर नहीं है तो ये अवाम से क्या सिंसियर होंगे? ज़ैन खान साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। आपने आरिफ भट्ट साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, इनका कहना ये है कि अगर इनके पास मेजोरिटी है, मलिक आफ्ताब साहब की गुफ्तगू लेकर आगे बढ़े थे, उन्होंने कहा कि अगर मेजोरिटी है तो ये तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। आप क्या समझते हैं, अगर तहरीक अदम एतमाद आती है, इसमें कामयाब अपोजिशन होती है या नहीं? ईद मोहम्मद भाई, आपकी इस बात की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा मुझे कमेंट करने दें। मुझे पर्सनली इस चीज की समझ नहीं आ रही कि जितने ज्यादा, जिस तरह आपने भी स्टैटिस्टिक्स कोरोना वायरस के भी आपने हमें बताए हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही, आई फेल टू अंडरस्टैंड कि इसको पाकिस्तान में कोई अब सीरियस सेकंड वेव को क्यों नहीं ले रहा। आप ये इमेजिन करें कि अगर 100-200 अगर कोरोना वायरस पेशेंट अगर लाहौर के जलसे में आ जाते हैं खुदा ना ख्वास्ता, तो उसके बाद उसके क्या नताइज निकल सकते हैं, किस किस्म का ब्रेकआउट हो सकता है। मैं पर्सनली अपनी लिखाई में, अपनी गुफ्तगू में हमेशा इस चीज की लीनियंस देता हूं कि बिजनेसेस को बंद ना किया जाए, बिजनेसेस में रिलैक्सेशन दी जाए, जॉब्स और जिन लोगों के जो मौशी मामलात होते हैं उनमें रिलैक्सेशन दी जाए इन स्मार्ट लॉकडाउन में। क्यों? क्योंकि उसके बगैर पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है उसका सिस्टम नहीं चल सकता। मगर अगर आप कहें कि मैं अपनी राय में पॉलिटिकल ये जो धरने हो रहे हैं और ये जो दूसरे स्कूल और यूनिवर्सिटी के मामलात हैं या जो बाकी चीजें हैं उनमें रिलैक्सेशन का अगर मैं कायल हूं तो ये बिल्कुल एक गलती है और मुझे समझ नहीं आ रही। आई फेल टू अंडरस्टैंड। आप खुद एक इंटेलेक्चुअल हैं, मलिक साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, भट्ट साहब भी हमारी बात सुन रहे हैं। आप इमेजिन करें कि पहली वेव को हमने पूरी दुनिया में हमने एक एग्जाम्पल सेट किया। क्यों? क्योंकि हम चीजों को सीरियस टेक कर रहे थे, हमने स्मार्ट लॉकडाउन्स किए, हम घरों से ना निकले, हमने अपनी इकोनॉमिक्स को दांव पे लगा दिया। अरे वो सेकंड वेव का भी आपने जिक्र किया, सेकंड वेव के हवाले से लाहौर के आज महकमा सेहत की जानिब से 55 जो इलाके हैं वहां पर महकमा सेहत की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला कर दिया। उसमें इचरे का इलाका, इसके अलावा PWD सर्वेंट क्वार्टर्स है और दूसरे इलाके हैं, वहां पर स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया। ईद भाई, मैं यही तो कह रहा हूं कि वी लिव इन अ कंट्री जहां पे हमारा हेल्थ सिस्टम इज नॉट ऑन द लेवल ऑफ यूरोपियन कंट्रीज एंड अमेरिका। आप इमेजिन ये करें कि खुदा ना ख्वास्ता अगर यहां पे केसेस बढ़ना शुरू हो गए जैसे यूरोप में बढ़ना शुरू हो गए थे हमारी ही कोताहियों की वजह से, तो फिर उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? आप ये देखें कि पंजाब में बहुत से ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां बेड कम हो गए हैं, इमरजेंसीज आपकी भर रही हैं, तो आप ये जो जलसे हैं इसको क्यों नहीं पोस्टपोन कर सकते? यहाँ पर कोविड-19 की वजह से हॉस्पिटल्स में इलाज मुआवजा बिल्कुल खत्म कर दिया, बल्कि उसको बैन कर दिया गया इसी कोविड-19 की वजह से। मलिक आफ्ताब साहब, आपने गुफ्तगू सुनी आरिफ भट्ट साहब की और ज़ैन खान साहब की, आपने गुफ्तगू सुनी कोविड-19 के हवाले से, जिस तरीके से जलसे जुलूस हो रहे हैं, इससे ये बड़ा अलमिया होगा कि जिस तरीके से जो कंसेंसस मैंने बताया है उससे खतरनाक सूरत हाल हो सकती है। जिस तरह ज़ैन खान साहब ने जिक्र किया कि 200 के करीब, 200 के करीब अगर कोविड-19 के पेशेंट्स जो इससे विक्टिम्स हैं अगर वो जलसे में चले जाते हैं तो उनकी तादाद कहां तक जा सकती है?
یہ بات یہ ہے عید میں بھائی کہ یہ سیاست ہے نا، یہ ایسا بے رحم کھیل ہے، یہ ایسا کھیل ہے کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ نقصان کس کا ہوتا ہے، ملک کا نقصان ہوتا ہے، قوم کا نقصان ہوتا ہے، ان کو اپنے وہ اس کے اوپر اغراض و مقاصد و غرض ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے تو بھلے ہو جائے. یہ نون ہو، یہ پی ٹی آئی ہو، یہ پیپلز پارٹی ہو، یہ ایسا بے رحم کھیل ہے کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ملک کا نقصان کتنا ہو رہا ہے، ان کو یہ کہ ہماری بات کتنی مانی جا رہی ہے، اس پر فوکس کرتے ہیں. جیسے کہ اب پی ٹی آئی کو دیکھ لیں، جب پی ٹی آئی نے دھرنا دیا تو چائنا کا صدر آ رہا تھا، اس نے اپنا دورہ منسوخ کر دیا، ملک کو نقصان ہوا لیکن انہوں نے دھرنا ختم نہیں کیا. ملک کا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے. اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں کرونا بڑھتا ہے تو بڑھ جائے، لاکھوں میں ہو جائے. کرونا بڑھے گا، حکومت انڈر پریشر آئے گی، اسپتالوں میں جگہ نہیں ہوگی، لوگ پریشان ہو گئے، مکمل لاک ڈاؤن ہو جائے گا، مارکیٹیں بند ہو جائیں گی، قوم کی اکانومی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اب وہ آئندہ 2 ماہ بعد آئی ایم ایف کی قسط آنے والی ہے، سعودی عرب $2 ارب مانگ رہا ہے واپس. حکومت کو مشکلات میں لانا ہی تو کام ہے پی ڈی ایم کا یا اپوزیشن کا کہ حکومت جتنا مشکلات میں آئے گی، جتنا دباؤ میں آئے گی، اتنے ہمارے مطالبات آسانی سے مانے دے گی. اگر نقصان لوگوں کا ہوتا ہے بھلے ہو جائے، ملک کا ہوتا ہے بھلے ہو جائے. انہوں نے اپنے مقاصد کو فوکس کرنا ہے. جی انہوں نے صرف 30 سیکنڈ میں نے ایڈ کرنا ہے، اسی کو آگے لے کے صرف 30 سیکنڈ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب جو حالات ہیں یہ اس لیے پیش آ رہے ہیں. میں پچھلے بہت شوز میں کہہ چکا ہوں کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے، اور میں ان کی بہت تعریف کرتا ہوں اس حکومت کی، مگر ان کا جو سب سے بڑا فلا ہے، انہوں نے لوکل اکانومی پہ توجہ نہیں دی. یہ ٹیکس پہ ٹیکس بڑھا رہے ہیں، جو سرمایہ دار ہے وہ تنگ ہو رہا ہے ڈفرنٹ محکموں کے ہاتھوں سے. اور لوکل اکانومی کے اوپر میں جتنے بڑے بزنس مینس کو ملتا ہوں، ان کے ساتھ میرے جو ڈسکشنز ہوتی ہیں، میں وہ یہی کہتے ہیں کہ یار ہمارا کچھ حکومت سوچ لے. تو لوکل اکانومی پہ اگر یہ حکومت اب بھی اگر فوکس نہیں کرے گی تو یہ حالات خراب ہی ہوتے رہیں گے. عارف صاحب آپ نے ظاہر خان صاحب کی آپ گفتگو تو سن رہے ہیں، تو جس طرح بھی ذکر کیا ہے لوکل اکانومی کے حوالے سے اور کاٹیج انڈسٹری کے حوالے سے، کاٹیج انڈسٹری کو پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ عام آدمی کو زیادہ سے زیادہ ریلیف مل سکے، اور بلکہ جتنے بھی گراس روٹ لیول پر جتنے چھوٹے طبقہ جو ہے اس کو بھی معاشی اعتبار سے وہ مستحکم ہو سکتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں پر، جس طرح ذکر کیا آپ نے زین خان صاحب کی آپ نے گفتگو سنی اور ملک آفتاب صاحب کی گفتگو، آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں ملک آفتاب صاحب کی بات کو انڈورس کرتا ہوں. بالکل یہ جو سیاسی عمل ہے یہ بڑا بے رحم ہے. یہ صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے یہاں پر لانچ ہے، اور یہ اپنے ذاتی مفادات کو ہی دیکھتا ہے، اس کو عوامی مفادات سے کوئی لینا دینا نہیں. یہی تو ہم کہتے ہیں. دیکھیں اپوزیشن جو ہے، ان کے جتنے بھی ہمارے یہاں پر جو سابقہ حکمران ہیں جو اس اپوزیشن کا حصہ ہے، جو یہاں پر جلسے جلوس کرنے کے لیے جا رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں ان کے پاس تو تمام سہولیات موجود ہیں. یہ آئسولیشن کی یہ لیوش لائف بھی اپنا سکتے ہیں، یہ کسی ملک کے باہر بھی جا سکتے ہیں، اپنے آپ کو کوارنٹائن بھی کر سکتے ہیں. یہ جو وبا پھیلے گی جو 13 فریق کے بعد، جس کا یہ قیاس ہے کہ یہ ملکی سطح پر بہت زیادہ پھیل جائے گی، خصوصاً لاہور سے جب باہر جائے گی یا لاہور میں، تو اس کے بعد تو یہاں پر معاشی قتل ہوگا. اگر اس کے بعد یہاں پر لاک ڈاؤن لگ جاتا ہے، حکومت لاک ڈاؤن لگا دیتی ہے، اور پھر عام لوگوں کی، عام کاروبار کرنے والوں کی، وہ چھوٹے چھوٹے بزنس مینوں کی، وہ تمام جو اس کی روزانہ کی آمدنی ہے وہ بند ہو جاتی ہے. تو یہ ان کو بد دعائیں تو جانی چاہیے. بالکل تو بد دعائیں دے رہی ہے قوم کو، اور یہ بد دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج کوئی بھی سیٹسفائڈ نہیں ہے اس نظام سے. دوسری بات یہ ہے کہ زین بھائی نے بالکل ٹھیک کہا ہوگا، ان کو شاید ایسا لگتا ہے کہ حکومت بہت اچھا کام کر رہی ہے. حکومت کا سب سے بڑا اچھا کام یہ ہے کہ انہوں نے انصاف کا قتل کر دیا ہے، انصاف کو سیاسی طور پہ استعمال کیا ہے. یہاں پر جو انصاف جو ہے، جس کا رکھ رکھا تھا، جو ہر انسان مانگتا تھا، مرتبہ جو اللہ نے دیا ہے، یہاں پر اشرافیہ کا جو انصاف ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. عمران خان کی بات کو کون تسلیم کرنا چاہتا ہے؟ عارف بھٹ صاحب آپ اپوزیشن کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ عارف بھٹ صاحب تمام تر حالات و واقعات کے تناظر کو دیکھتے ہوئے آپ اپوزیشن کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں اور حکومت کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں میں تو سے اپوزیشن کو یہی کہوں گا کہ خدا کی اگر آپ کو اس قوم کے اوپر رحم آ گیا ہے، اس معاشی غلامی کے اوپر آپ کو ترس آتا ہے، تو آج ایک ٹیبل کے اوپر قانون کی بالادستی کے لیے آئین کی امپلیمنٹیشن کروائیں. وہ فنڈامنٹل رائٹس جو آئین میں لکھے ہوئے ہیں، حکومت کو پریشر دے کر اس ٹیبل پہ لے کر آئے کہ اگر آپ یہ فنڈامنٹل رائٹس عوام کو دے دیتے ہیں تو ہم سرنڈر ہو جاتے ہیں. خدا کے لیے یہ پریشر ڈالتا ہے تو قوم کے لیے ڈالے، تاکہ قوم آپ کے لیے آپ کی شکر گزار ہو کہ آج آپ نے اس کے حقوقی بالادستی کے لیے وہ جو آئین میں موجود ہے اس کے لیے پریشر ڈالا ہے، اس کے لیے قوم کو
यहाँ पर हुक्मरानों को तैयार किया है ताकि ये हुक्मरान एक्सपोज हो जाए कि ये अवाम को उनके जो बुनियादी हुकूक वो नहीं देना चाहते। यही मैं उनसे कहूंगा अपनी अपोजिशन के तमाम रहनुमाओं से, खुदा के लिए आप इस कौम को ज्यादा ना आजमाएं। ये किसी भी कौम है, ये अपनी गुलामी में इस हद तक है कि सफेद फौज के पास आज जीने के लिए वसाइल मौजूद नहीं है। आप अल्लाह के लिए अगर कानून की बालादस्ती चाहते हैं तो आप हुक्मरानों को इस प्रेशर में लेकर आए कि अगर आप यहाँ पर फंडामेंटल राइट की तफसील कर देते हैं, वो पैरा इम्प्लीमेंट कर देते हैं जो आज तक सस्पेंड है, तो हम अपने एजुकेशन को खत्म कर देंगे ताकि अवाम की आगे ये सरगरू हो जाए और ये हुक्मरान एक्सपोज हो जाए। जी बहुत शुक्रिया आरिफ भट्ट साहब। मलिक आफ्ताब साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। मलिक आफ्ताब साहब, आपने आरिफ भट्ट साहब के जो उन्होंने फरमाया है, आपकी नज़र में आप हुकूमत को और अपोजिशन को क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए जी, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा हुकूमत को कि इनके साथ अपोजिशन के साथ ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए और वो वक्त आने से पहले कि बहुत बड़ी कोई तबाही हो जाए, बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, मुल्क की इकानमी का बेड़ा गर्क हो जाए, कोई डायलॉग हो जाए, कोई थर्ड मैन इसमें आ जाए जो इनके मुज़ाकरात करके तो इनको सोल्यूशन की तरफ लेकर आए। इसका हल जो है ना वो तशद्दुद से नहीं हो सकता, किसी और जरिए से नहीं हो सकता। ये एक ग्रैंड हमारे DG अशरफ ने भी कहा था कि एक ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है। अभी आए हुए थे पेरोल पर शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी कहा एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल है कि ये डायलॉग होने चाहिए और इसका सलूशन इसी में है, तशद्दुद, लॉन्ग मार्च, धरने, ये इस मुल्क के लिए। और ग्रैंड डायलॉग में तमाम तर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी इसमें शामिल जाता है। लेकिन गवर्नमेंट कहती है, खासकर इमरान खान कहता है मैं किसी किस्म से इनके साथ मजाक करना ही नहीं चाहता। अब इनको तीसरी कुव्वत आएगी जो इनके लिए को रास्ता हमवार करेगी, वो थोड़ा सा जिद्दी। तो तीसरी कौन सी होगी? तीसरी फौज को अपना किरदार अदा करे, जी, या कोई गैर मुल्की जो है वो अपना किरदार अदा करे, तो ताकि इनको डायलॉग की तरफ लेके जाए, मुल्क की तबाही की तरफ ना बढ़े। जी जैन खान साहब। जी मेरी तो यही राय है ईद मोहम्मद साहब, आप जरा इमेजिन ये करें मेरे भाई कि आपकी इकॉनमी जबरदस्त है। जी बिल्कुल। आपके बिजनेसेस चल रहे हैं, आपका जो मीडियम जो मिडिल क्लास तबका है वो बहुत अच्छे से अर्न कर रहा है और ये मुल्क कितना अच्छा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। अगर ये हालात होते तो आपको लगता है कि लोग इकट्ठे होते हैं इनके धरनों पे, PDM के धरनों पे? मैं 1 साल से ये कह रहा हूं कि इमरान खान साहब की हुकूमत फॉरेन पॉलिसी अच्छे से कर रही है, मैक्रो लेवल पे इकोनॉमिक्स को भी देख रही है, कर्जे वापस कर रही है, मगर वो फोकस लोकल इकोनॉमी पे, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल बिजनेस पे नहीं कर रही। और अगर वो करना शुरू करें, दे स्टिल हैव टाइम, मगर मुझे लगता है कि वक्त अब इनका साथ नहीं दे रहा। अभी भी टाइम है, लोकल इकोनॉमी को ये फोकस करें, स्मॉल स्केल, मिडिल स्केल बिजनेसेस, सरमायादार जो हमारा तबका है उसको आसानियां पैदा करें ताकि वो बिजनेस करेंगे, जॉब्स जनरेट होंगी, ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा और हमारे जो आम तबका है उस तक पैसे ट्रिकल डाउन होंगे, फिर ही इस मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं और इस हुकूमत के लिए स्पेस भी बन सकता है और बेहतरी की भी हम तक। आरिफ भट्ट साहब, 1 लाइन सोल्यूशन बताइएगा आप। आरिफ भट्ट साहब 1 लाइन सोल्यूशन बताइएगा। अपने मैं वही कहूंगा कि मौजूदा सूरत हाल में मौजूदा जो हुकूमत है उसको नजरसानी करनी चाहिए, उसको अवामी सतह पर उनको रिलीफ देना चाहिए ताकि अवाम के अंदर खुद एतमादी आ सके। जी ओके जी। मलिक साहब आप। बात यह है कि ये जो जलसे हो रहे हैं ना, ये लोग जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? लोग परेशान हैं। अगर लोग अमन चैन की नींद सो रहे होते तो कभी भी इनके जलसे कामयाब ना होते। लोग परेशान हैं जिसकी वजह से जलसों में जा रहे हैं, वो अपनी किस्मत का फैसला ढूंढने के लिए जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके साथ जो है ना कुछ सोल्यूशन वाली बात करे। ये तबाही वाली बर्बादी वाली जो सियासत है इसमें नहीं जाना चाहिए। जी जैन खान साहब। और बिजनेसमैन की तरफ तवज्जो देखें, ईद मोहम्मद साहब आप ये देखें, जनरल परवेज मुशर्रफ को आप जितनी मर्जी क्रिटिसिज्म कर दें, वो इलेक्टेड नहीं था, ये नहीं था, मगर उसके हुकूमत में आपकी GDP कहां जा रही थी, बिजनेसेस कितने हो रहे थे, लोग पैसा कितना कमा रहे थे, इसलिए वो जर्नैल वर्दी वाला 7 साल उसने निकाले थे। ठीक है, आप उस पर क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। मैं एक वैसे बात कह रहा हूं इकोनॉमी की कि इस मुल्क में आप किसी भी बंदे को आप टॉप पे लेके बिठा, इकोनॉमी बेहतर कर लें तो आपका दौर बहुत अच्छा गुजरेगा, लोग भी आपका साथ देंगे। हर आदमी खुश था उसके दौर में। बिल्कुल, लोग भी आपका साथ देंगे। इकोनॉमी ये हुकूमत उसको तरजीह नहीं दे रही लोकल इकोनॉमी को। जी जी
जी बहुत बहुत शुक्रिया। आरिफ भट्ट साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। मलिक आफ्ताब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैन खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जिस पीडीएम के जलसे के जुलूसों के हवाले से बात की, इसका हल सिर्फ ये है कि हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि आम आदमी को रिलीफ देना चाहिए। अगर जलसे जुलूसों में अगर आम आदमी सब जाएंगे तो वो सिर्फ तब्दीली के लिए जाएंगे, अपने हकूक के लिए जाएंगे, अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाएंगे। तो खुदा अगर हुकूमत बाकायदा तौर पर इनको रिलीफ अगर फराहम करती है तो फिर मेरे ख्याल से कोई भी एक आम आदमी भी जलसे जुलूस में शिरकत नहीं करेगा। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। तो अपने नाज़रीन फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। तो इसके साथ ही आप इजाजत दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।